सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिकली इग्नू के BHIC 132 के जिसका नाम है भारत का इतिहास लगभग 300 CE से 1206 तक का, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसके अंदर हमने इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स कवर किए हुए हैं। ओके, लाइक अगर आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप पूरी बुक कवर करना चाहते हैं, तो पूरी बुक कवर करना तो लाइक डिफ़िकल्ट है, वी नो, है ना। बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि उसमें से जितने भी मेन पॉइंट मिले मैंने इस नोट्स के अंदर उसको डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत का जो इतिहास है, यानी लगभग 300 से 1206, इसके बारे में, तो इसमें आप क्या सीखने वाले हैं या फिर इस बुक के अंदर आपको क्या क्या बताया गया है उस टाइम में के बारे में। तो पहला आपको पता चलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का लाइक काल कैसा था, उस टाइम पे कैसा समय था, वो पता चलेगा। एंड सेकेंड थिंग अगर देखिए तो इसी अवधि में जो था गुप्त साम्राज्य का अच्छा मतलब बोलबाला था। ठीक है, हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, चोलपाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा राजपूत जो कि राजा थे, उन लोगों का भी उसी टाइम उदय और विकास हुआ। ओके, और उसी टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पर कला, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य का भी उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसके वजह से इसको जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इसके अंदर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे, आपके वो टाइटल है गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। वेट, ओके, सॉरी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। समुद्रगुप्त जो आते हैं उनके अंदर, ठीक है, जो बहुत महान शासक हुआ करते थे और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। इन्होंने अनेक युद्ध जीतकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। नेपोलियन को भी हम उसी के लिए जानते हैं ना, विजेता थे या फिर बहुत सारे युद्ध जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको जानते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कौन थे, समुद्रगुप्त हुआ करते थे। और इनके अभियानों की अगर बात करें तो अभियानों की जानकारी जो है वो प्रयाग प्रस्ती से, लाइक जो इलाहाबाद समलेख है, उनसे मिलती है हमें। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो जो कि गुप्त वंश के ये सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। ठीक है, सबसे फेमस जो कि लोग थे उनमें से एक थे ये। इन्होंने शक शासकों को पराजित किया। अब अगर क्वेश्चन आता है शक शासक कौन थे, तो शक शासक जो थे वो मध्य एशिया से जो प्राचीन भारत में आए हुए विदेशी आक्रमणकारी और शासक थे। ठीक है, जिन्हें इंडो या फिर जो कि थियन थे वो भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो शासक का जो मतलब था, ये राजा या शासक करने वाला होता था। ठीक है, तो इन्हीं को इन्होंने पराजित किया। अब बात करते हैं व्यापार, कला और संस्कृति में इनका क्या योगदान था। तो इसको इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अभी हम नहीं जाना है ना, अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया ये चीज़ कि क्यों कहा जाता है। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो था बेसिकली विज्ञान, गणित, साहित्य, कला और महान लाइक इसमें जो है महान प्रगति हासिल हुई। ठीक है, राज्यों में शांति और समृद्धि थी। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वान थे उसी टाइम पर। ठीक है, जिनको हम जानते हैं ना, आर्यभट्ट को जानते हैं या कालिदास के बारे में जानते हैं, तो ये भी उसी टाइम के लोग हुआ करते थे। ठीक है, विद्वान हुआ करते थे। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में तो आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विज्ञान, गणित, यानी कि विकास के अंदर आप जितना हो सके उतना आप डाल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप अभी के हिसाब से डाल दो कि हाँ भाई हमें बिजली मिल गई, ये मिल गई, नहीं। आपको क्या डालना है, जो हिस्ट्री आपकी बताती है ना, बुक से आपको कनेक्ट रहना है हमेशा। देन नेक्स्ट क्या आता है, परीक्षा हेतु तो उत्तर है कि मैंने आपके लिए कुछ बना रखा है कि आप एग्जाम में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये अभी आपसे क्वेश्चन करा गया था, राइट। तो सेम आंसर है,
गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, गणित, कला और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसमें जो है ना हर एक चीज़ का अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं कि विज्ञान में क्या विकास हुआ, गणित में क्या विकास हुआ, कला और संस्कृति में क्या विकास हुआ, क्या था ये। ओके, ये आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 2, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन। तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं, फर्स्ट अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज कैसा चलता था और वहाँ की प्रशासन यानी कानून व्यवस्था क्या थी। अर्थव्यवस्था की बात करें सबसे पहले तो कृषि मुख्य व्यवस्था थी वहाँ की, ठीक है। व्यापार वाणिज्यिक विकसित था, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था उस टाइम पे, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं यानी कि हमने पिछली क्लासेस में जाना है कि जो स्वर्ण मुद्राएं कौन यूज़ करते थे, जो कि साम्राज्य ज़्यादा फूला फला था, ठीक है, जो बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, जो अच्छा खासा धन था जिनके पास, तो वहाँ स्वर्ण मुद्राएं यूज़ होती थी। अब आता है समाज, ठीक है। समाज में सबसे पहले क्या है, वर्ण व्यवस्था अधिक मजबूत थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या होती है, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है यहाँ पर, है ना, समाज के अंदर कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्राचीन हिंदू समाज थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, समाज का वर्गीकरण हुआ था, ठीक है। जो लोगों को उनके गुणों, कार्यों और जो भी उनका काम धंधा था, उनके आधार पर 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें से कि पहला क्या था, तो पहला क्या था, पहला था ब्राह्मण, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो पहले कौन से थे, ब्राह्मण, जिनको कि जो कि राजा वगैरह थे, वो उनके वहाँ पर भी उनको अच्छी उपाधि मिला करती थी, तो ब्राह्मण हो गए, ठीक है। दूसरे थे क्षत्रिय, जो कि लड़ाई वगैरह करा करते थे, उनके लिए युद्ध वगैरह जीता करते थे वो। और थर्ड नंबर पे हो गए वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र जो थे ये तीनों ही, यानी कि ये जो था वैश्य जो कि व्यापार वगैरह क्या करता था, ठीक है, और शूद्र जो हो गया, शूद्र सबसे नीची जाति होती थी, जिनको कि अनटचेबल भी माना जाता था, ठीक है। तो ये थी। अब नेक्स्ट आता है शिक्षा और ज्ञान का विकास भी हुआ वहाँ पर, ठीक है। शिक्षा जो थी वो भरपूर मिली लोगों को, ठीक है, लोगों को ज्ञान मिला, चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। अब प्रशासन की बात करते हैं वहाँ की, तो प्रशासन क्या थे, राजा सर्वोच्च शासक हुआ करता था, ठीक है। साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में विभाजित किया गया था। अब प्रांत और जिले क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल देख लें, जैसे कि अगर आप किसी जगह रह रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप बिहार हैं, यूपी हैं, दिल्ली है, कहीं भी हैं, तो वो जो है एक बड़ा सा साम्राज्य है, बट उनमें क्या है कि एक जो किंग है वो डायरेक्ट रूल नहीं कर सकता पूरे उस पर, है ना। डायरेक्ट रूल करने का मतलब क्या है कि रूल कर सकता है बट हर चीज़ पे खबर नहीं सकता, हर चीज़ की खबर नहीं रख सकता वो। तो उसने क्या करा, वहाँ पे अलग अलग जो कि जिलों में विभाजित कर दिया, तो सेम वैसी चीज़ है ये, ठीक है। साम्राज्य को क्या करा उस टाइम पे, प्रांतों और जिलों में विभाजित कर दिया गया। देन परीक्षा के लिए अब मेन चीज़, तो गुप्त प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं थे वो बतानी है आपको। पहला क्या था, सशक्त राजतंत्र था, सशक्त यानी कि बहुत शक्तिशाली राजतंत्र था, अच्छा था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन थी, कर व्यवस्था और स्थानीय शासक इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। इसमें लाइक हर एक चीज़ का आप एक पॉइंट आप प्रॉपर बना के लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट पे ना एक पेज से 2 पेज लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें तो हर्षवर्धन का साम्राज्य, इसके अंदर ये हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के शासक थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने शासक किया था बहुत टाइम तक। सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ठीक है, इनकी पॉजिटिविटी ये थी, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। चीनी यात्री हेनसोंग इनके दरबार में आया था, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि चीनी यात्री हेनसोंग एक था जो कि बेसिकली वो था विजिटर था, ठीक है, जिसको हम ट्रैवल भी कहते हैं। तो वो ट्रैवलर था, तो वो इनके दरबार में भी आया था, ठीक है, जिन्होंने इनके ऊपर पूरी बुक भी लिखी है अगर आप देखेंगे तो। अब योगदान की अगर बात करें तो योगदान में क्या चीज़ है, शिक्षा, धर्म और को प्रोत्साहित मिला था इनके टाइम पे, ठीक है। इन्होंने शिक्षा और धर्म को प्रोत्साहन दिया, धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, समझा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि हर्षवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो हर्षवर्धन के बारे में आप पूरी उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं जितना आपको याद है कुछ भी।
हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा, धर्म, संस्कृति को बढ़ावा दिया। सिंपल सी बात है। अब आता है यूनिट नंबर 4 to 6, है ना। इसमें 4 to 6 कवर किया गया है, दक्षिण भारत के राज्य के बारे में इसमें बताया है। सबसे पहले आता है पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश भी जानते हैं ना हम, तो यही है। पल्लव की बात करें तो राजधानी थी उसकी कांचीपुरम, ठीक है। मंदिर जो था वो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। वास्तुकला जैसे आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे उस पर बहुत सारी चीज़ उकेरा करते थे, मूर्ति वगैरह या फिर अलग डिज़ाइंस वगैरह वो। फिर चालुक्य की बात करें तो राजधानी थी बादामी। कला और स्थापत्य का विकास किया इन्होंने अपने टाइम पर। चोल की बात करें तो चोल अत्यंत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो शक्तिशाली नौसेना थी इनके पास, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी इनके पास, भव्य मंदिरों का निर्माण किया इन्होंने अपने टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो कि किसके लिए ज़्यादा फेमस है, राज राजा चोल द्वारा निर्मित किया गया था ये, ठीक है। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। द्रविड़ शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली के बारे में अगर आप जानें तो द्रविड़ शैली जो द्रविड़ शैली था ये दक्षिण भारत में विकसित हुआ जो प्राचीन हिंदू मंदिर निर्माण की एक प्रमुख वास्तुकला शैली है, ठीक है। इसी को द्रविड़ शैली कहते हैं। और इस शैली की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुआ, जो पल्लव काल में हुआ था, ठीक है, जो चोल वंश के समय अपनी भव्यता के लिए बहुत मशहूर था, राइट। तो परीक्षा दो उत्तर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चोल वंश का जो था महत्व बताइए। ये क्वेश्चन अगर आता है तो चोलों ने नौसेना, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कि यूनिट है 7, इसमें 700 to 1200 ईस्वी की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो कृषि का विस्तार यहाँ से हुआ, बहुत अच्छा। भूमि अनुदान बढ़े, ठीक है, व्यापार जारी रहा। और समाज की बात करें तो सामाजिक जो भी विभाजन थे वो बढ़े, समाज में विभाजन ज़्यादा होने लग गए थे इस टाइम पे। क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ उस टाइम पे। और अगर इसको लिखने की बात आए तो ये सबसे पहले तो बता दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया इसके अंदर से, 1-2 पॉइंट ही है बस ये। बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप नॉर्मल अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा हेतु और देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, तो भूमि अनुदान का जो प्रभाव था वो क्या था ये बताना है आपको पहले। भूमि अनुदान से सामंतवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ और स्थानीय शक्तियाँ मजबूत हुई, ठीक है, ये है। देन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो राज्य, धर्म और संस्कृति के बारे में बात करता है यूनिट नंबर 8। धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म का विस्तार हुआ उस टाइम पे, भक्ति आंदोलन जो था लोकप्रिय हुआ, जो बौद्ध और जैन धर्म भी थे वो भी विद्यमान रहे, अच्छे खासे उस पर फैलते रहे। संस्कृति की बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, मंदिर निर्माण में वृद्धि हुई, यानी जो मंदिर पहले थोड़ा कम थे वो और बढ़ गए, ऐसे करके देखें। अब कैसे लिख सकते हैं आप, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताएं, इस टाइप से अगर आता है आपके पास या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ईश्वर के प्रति भक्ति जो था, समानता और सरल पूजा इसकी मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, राजपूतों का उदय। राजपूत कौन थे, जो वीरता और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे, अनेक क्षेत्रीय राजाओं की स्थापना की, ठीक है, राज्यों की स्थापना की। प्रमुख अगर हम इसमें प्रमुख वंश की बात करें राजपूतों में तो चौहान थे, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान भी हम जानते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान भी उन्हीं में से थे। तो चौहान थे, चौहानों जिन्हें चाहमान भी कहा जाता था, ठीक है, चौहान को चाहमान भी कहा जाता था, की उत्पत्ति मुख्य रूप से राजस्थान के शाकंभरी यानी जिसको कि सांभर भी और कहते हैं और अजमेर क्षेत्र में से हुआ था, ठीक है। ये अपनी वीरता और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। अगर प्रमुख शासक की बात करें तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, तृतीय थे ये, पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था एक टाइम पे। इतिहास की बात करें तो इनके काल में कला, साहित्य और युद्ध जो कौशल थे उसमें अच्छा विकास हुआ। परमार, परमार क्या चीज़ है? परमार जो कि पंवारों का मुख्य कार्य क्षेत्र था वो मध्य भारत का मालवा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, जहाँ की राजधानी धारा नगरी यानी धार जिनको कहते हैं हुआ करती थी, ठीक है। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो राजा भोज जो एक महान निर्माता थे, ठीक है, योद्धा और विद्वान थे। इतिहास की अगर बात करें तो ये अपनी विद्वता, दानशीलता और मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे, ओके। अब विक्रमादित्य को भी इसी कुल का माना जाता है। जो विक्रमादित्य हमने ऊपर पढ़ा था वो भी इसी कुल के अंदर आते हैं, ऐसा माना जाता है। सोलंकी की अगर बात करें तो सोलंकी जो थे मूल रूप से चालुक्य के रूप में भी जाने जाते थे। मुख्य रूप से गुजरात और जो राजस्थान के शासक थे। चालुक्य वंश की शाखाओं का विस्तार जो था दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक हुआ करता था। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल थे, ठीक है। इतिहास अगर देखें इनका तो इनके काल को गुजरात का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। इनके काल को गुजरात का स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला इनके टाइम पे बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ, ठीक है, बड़ी पहचान थी। जिसके बेहतरीन उदाहरण देखें तो रानी की वाव यानी पाटक और मोडेरा का सूर्य मंदिर हुआ करता था, ठीक है, और जो कि आज के टाइम पे बहुत प्रचलित है। इसमें क्या है कि राजपूतों की प्रमुख विशेषताएं बताएं अगर ऐसा आता है तो वो किस लिए प्रसिद्ध थे? वीरता, युद्ध कौशल, सम्मान और क्षेत्रीय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है? क्षेत्रीय राज्यों का उदय। प्रमुख राज्य की अगर बात करें तो इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आया करते थे। पाल की अगर बात करें तो पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार पर शासक करने वाला बौद्ध राजाओं का वंश था, ठीक है, जिसे कला और शिक्षा के लिए जाना जाता था। प्रतिहार की अगर बात करें तो पश्चिम और उत्तरी भारत जहाँ पे जिसमें कि राजस्थान और उसकी उप गंगा घाटी आया करती थी में शासक करने वाला शक्तिशाली राजवंश था। अंतः कन्नौज पर इन्हीं का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। राष्ट्रकूट की बात करें तो दक्षिण और मध्य भारत जैसे दक्कन क्षेत्र भी कहते हैं का सबसे शक्तिशाली राजवंश जिसने उत्तर व दक्षिण भारत के बीच एक सेतु की तरह काम किया था, ठीक है, जोड़ने का काम किया था उत्तर और दक्षिण भारत की तरफ से। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष बेसिकली क्या था? जो कन्नौज पर अधिकार के लिए तीनों वंशों के बीच संघर्ष हुआ, ठीक है। कन्नौज पे जब लड़ाई चल रही तो 3 वंश थे जो कि तीनों के तीनों ही उन पे शासन करना चाहते थे, जो कि पहले कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे पाल वंश, ठीक है, जिनको कि हम बुद्ध के उससे भी करते हैं, बुद्ध वंश वाला भी वो होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, पाल वंश ये रहे, बौद्ध राजाओं में से आते थे। और राष्ट्रकूट, तो गुर्जर प्रतिहार की अगर बात करें तो ये पश्चिमी भारत अवंती जालोर क्षेत्र पर शासन करा करते थे। पाल वंश ने की बात करें तो ये पूर्वी भारत के बंगाल क्षेत्र से थे। और राष्ट्रकूट ये दक्कन यानी दक्षिण क्षेत्र के शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। अब इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और वंशों के बीच जो कन्नौज पर नियंत्रण हेतु युद्ध हुआ था उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट नंबर 11 to 12 तक अगर देखें तो अरब का आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में बताया गया इस यूनिट्स के अंदर। तो अरब आक्रमण की अगर पहले बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, ओके। महमूद गजनबी की अगर बात करें तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने, ठीक है, महमूद गजनबी ने। मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना हुआ करता था, यानी महमूद गजनबी बहुत क्रूर राजाओं में से एक माने जाते थे। और मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो 1192 ईस्वी में
तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था इन्होंने, ठीक है। 1192 के युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और भारत में मुस्लिम शासक की जो नींव रखी थी ये इन्होंने ही रखी थी, ओके। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गजनवी और गौरी में अंतर बताइए, तो आप सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गजनवी का जो उद्देश्य था वो लूट था। अब लूट कैसे था कि उसके लिए उन्होंने कई बार आक्रमण किए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के बहुत सारे राजाओं से युद्ध किया, उनके साम्राज्य को लूट लिया। और गजनवी गौरी का उद्देश्य शासक का स्थापन करना था, ठीक है, शासन स्थापित करना था। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा यूनिट नंबर 13, भूमि राजस्व और कृषि संबंध। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक है। किसानों से कर वसूला जाता था, भूमि अनुदान बढ़ गए थे उस टाइम तक। और तो इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। राजस्व और कृषि में अगर बात करें तो राजस्व यानी कि जो राजा का जो काम था वो बेसिकली कृषि पे आधारित था। अगर कृषि अच्छी होगी तो लोग उसको कर दे पाएंगे, टैक्स दे पाएंगे, अदरवाइज नुकसान होगा, राइट। तो कृषि इसलिए अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कृषि का महत्व बताइए, तो महत्व, अब इसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि आपको चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि कृषि का महत्व क्या है हम नॉर्मली जानते हैं। तो कृषि राज्य की आय और जनता की आजीविका का मुख्य स्रोत था। अभी मैंने आपको बताया ना, कृषि अगर नहीं होगा तो राजा को कीमत कैसे मिलेगी, और अगर कृषि नहीं होगा तो जो कि लोग थे वो जिंदा कैसे रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा तो उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 14, सामाजिक संरचना और लैंगिक संबंध। तो समाज की अगर पहले बात करें हम, तो जाति व्यवस्था कठोर थी वहाँ पर, ठीक है। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उस टाइम महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, राइट। तो इसमें आप लिख सकते, अगर आपसे पूछते हैं महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए, किस टाइम पर महिलाओं के स्थिति में टिप्पणी लिखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस काल में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी वो पहले की तुलना में कमज़ोर हो गई थी। यानी पहले जहाँ महिलाओं को रिस्पेक्ट मिला करती थी वो रिस्पेक्ट कम हो गया था, अधिकार कम हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 15, कला भाषा और साहित्य का विकास। तो कला में सबसे पहले आता है मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम मंदिर जो थी, मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा बने, वहाँ पे स्थापत्य कला का विकास हुआ, ठीक है। लोग अपनी आकृति वगैरह जो था वो बहुत प्रचलित था। साहित्य की बात करें तो संस्कृत भाषा का महत्व बना रहा। उस टाइम पे संस्कृत भाषा जो था बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था, और क्षेत्रीय भाषाओं का भी उदय हुआ। प्रमुख साहित्यकार की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे आते हैं हमारे कालिदास, है ना। कालिदास तो आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी बहुत बार पढ़ा होगा। तो कालिदास किस लिए जाने जाते थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। उन्हें प्राचीन भारत का शेक्सपियर माना जाता था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के दौरान विशेषकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में वो आया करते थे, ठीक है। उनकी उपस्थिति मानी जाती थी। उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और दर्शन पर आधारित अमर साहित्यिक कृतियों की रचना की थी, ठीक है, इसलिए बहुत फेमस थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक उपलब्धियां बताइए, तो इसमें आप बता सकते हैं सांस्कृतिक साहित्य का विकास तथा क्षेत्रीय भाषाओं का उदय इस काल की प्रमुख उपलब्धियां थी। अब मैंने आपको अभी जैसे कालिदास बताया, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें पॉइंट लिख सकते हैं। साहित्य का विकास, कला में सिर्फ मंदिर ही थोड़ा ना हुआ करते थे, और भी चीज़ें थी, ठीक है। साहित्य में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थोड़ा ना हुआ करती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज आप ये अपने आइडिया से भी यूज़ करके लिख सकते हैं। अब यूनिट नंबर 16 की अगर बात करें तो धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियों की बात की गई है इसके अंदर। प्रमुख प्रवृत्ति में आता है भक्ति आंदोलन, शैव धर्म। भक्ति आंदोलन में यानी कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म और तांत्रिक परंपराएं हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन की अगर बात करते हैं तो जो थी ये कर्म कांड के बजाय भक्ति पर बल कर देता था। यानी कर्म कांड यानी कि काम करने के उस पर ना दे करके बल, यानी कि कर्म पे बल ना दे करके ये भक्ति पर बल ज़्यादा दिया करता था।
सभी वर्गों के लिए ये खुला था, यानी भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए, तो इसने समानता, प्रेम, भक्ति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अब भक्ति आंदोलन की नॉर्मली जब बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है अगर आज के टाइम पर भी, क्योंकि भक्ति अगर होती है लोगों के अंदर तो उनके अंदर एक डर बना रहता है ना, गलत सही की पहचान कर सकता है, ठीक है, उनसे पता चलता है कि एक दूसरे से में प्यार के साथ रहना, एक दूसरे के साथ। इवन अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल बहुत फेमस है ना, जैसे कि होली हो गया, हम बोलते हैं ना बुरा ना मानो होली है, क्यों? क्योंकि ये त्यौहार है, साथ में मनाते हैं, तो ये भी एक भक्ति का एक रूप है। दिवाली के टाइम पे एक दूसरे को जाके मिठाइयाँ देते हैं, नो मैटर कि आपके दुश्मन है, दोस्त है, कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें है ना, तो उस टाइम पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब सबसे पहले देखा जाए तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, यानी कि ये जो है ये आपके पास 12 मैंने मेन पॉइंट्स उठाए हैं, जो कि अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ से एक हिंट ले सकते हैं कि कौन थे ये। तो सबसे पहले क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 5 से 7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 1 से 2 साल 3 साल के गैप में। तो समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य के नाम से फेमस था, ठीक है। गुप्त काल की बात करें तो इस स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस टाइम पे कला वगैरह में बहुत विकास हुआ, ठीक है। हर्षवर्धन हेंसोंग का आगमन, ठीक है, हर्षवर्धन का साम्राज्य वो था जिसमें कि हेंगसॉन यानी कि जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे उनका आगमन हुआ, वो आए थे विजिट करने के लिए। चोल की बात करें तो शक्तिशाली नौसेना थी इनके पास। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो राजा चोल था के द्वारा बनवाया गया था इस टाइम पे। त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो सिंह विजय 712 ईस्वी में हुआ, ठीक है। महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो भक्ति और समानता के लिए प्रसिद्ध था। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अर्थव्यवस्था की रीढ़, है ना, ये आज भी ये चीज़ सेम चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट in the comment box. I'll surely give you answer. And also if you like this video, do like, share and subscribe.